एवरीवन, वेलकम टू अल्फ़ा एंड ओमेगा स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो हर संडे ओलिव बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे होता है। ठीक है, और ये जीके सेक्शन का जो है वो डिस्कशन है। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि 1886 में खोजे गए परमाणु क्रमांक 66 वाले परमाणु क्रमांक 66 वाले धात्विक जो है वो चांदी की चमक वाले दुर्लभ पृथ्वी का तत्व का नाम बताना, वो कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्प्रोसियम। क्या हो जाएगा? डिस्प्रोसियम। डिस्प्रोसियम जिसका संकेत होता है, परमाणु संकेत क्या होता है? डी होता है। और परमाणु जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान यानी मास, एटॉमिक मास जो होता है डिस्प्रोसियम का, वो होता है 162.5 होता है। ठीक है, जो डिस्प्रोसियम है वो लैंथेनाइड्स समूह का एक तत्व है। किसका समूह का तत्व है? लैंथेनाइड्स समूह का तत्व है। ठीक है, लैंथेनाइड्स समूह के अंदर में जो है वह परमाणु संख्या 58 से लेकर के परमाणु संख्या 71 तक के तत्व पाए जाते हैं। टोटल कितना तत्व पाए जाते हैं? तो लैंथेनाइड्स समूह में टोटल 14 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इस समूह के जो प्रथम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 58 है, उसका जो नाम है वो है सीरियम। क्या नाम है? सीरियम है। ठीक है, सीरियम है, जिसका जो संकेत होता है वो Ce होता है। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 140.1 होता है। ठीक है, और इस समूह का जो लैंथेनाइड्स समूह जो है, लैंथेनाइड्स समूह का जो सबसे लास्ट जो तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 71 है, उसको क्या नाम है? तो उसका जो नाम है वो है ल्यूटेटियम। क्या नाम है? ल्यूटेटियम। ठीक है, इसका जो संकेत होता है, परमाणु जो संकेत होता है वो होता है Lu। ठीक है, संकेत क्या होता है? Lu होता है। और परमाणु क्रमांक 71 और परमाणु जो द्रव्यमान होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान ल्यूटेटियम का जो होता है वो होता है 175.5 जो है वो ल्यूटेटियम का परमाणु क्रमांक है, जो कि लैंथेनाइड्स समूह का सबसे अंतिम तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 71 होता है। ठीक है, लैंथेनाइड्स एवं एक्टिनाइड्स जो है वो आवर्त सारणी के ब्लॉक F का तत्व है। ठीक है, किसका तत्व है? ब्लॉक F का। ठीक है, आवर्त सारणी में बहुत सारे ब्लॉक पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, उसमें एक ब्लॉक है F। ठीक है, तो उस ब्लॉक F के अंदर में जो है दो समूह पाए जाते हैं, एक होता है एक्टिनाइड्स और दूसरा होता है लैंथेनाइड्स। ठीक है, दो समूह पाए जाते हैं, एक एक्टिनाइड्स और दूसरा क्या होता है? लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स के बारे में जानेंगे तो आप चलते हैं एक्टिनाइड्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड ये जो ग्रुप जो है ब्लॉक F के अंदर में जो है दूसरा जो समूह है उसका नाम है एक्टिनाइड्स। ठीक है, एक्टिनाइड्स जो है वो एक्टिनाइड्स के अंदर में जो है वो परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तत्व 90 से लेकर के 103 परमाणु क्रमांक वाले तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड्स के अंदर में। ठीक है, इस समूह का जो पहला तत्व है वो है थोरियम। क्या है? थोरियम। ठीक है, जिसका जो संकेत होता है वो होता है TH। संकेत होता है TH। और परमाणु क्रमांक जो होता है वो 90 होता है। और परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो होता है 232। कितना होता है? 232 होता है परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु क्रमांक जो होता है वो 90 होता है। ठीक है, और एक्टिनाइड्स समूह का जो सबसे अंतिम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो 103 है, जिसका परमाणु क्रमांक 103 जो एक्टिनाइड्स समूह का सबसे अंतिम तत्व है, जिसका जो नाम है वो है लॉरेंशियम। क्या है? लॉरेंशियम नाम है। लॉरेंशियम, जिसका जो संकेत होता है वो होता है Lr। ठीक है, ये एक्टिनाइड्स समूह का सबसे अंतिम तत्व है, जिसका परमाणु जो क्रमांक है 103 और जो परमाणु द्रव्यमान है वो 257 है। कितना है परमाणु द्रव्यमान? कितना है परमाणु द्रव्यमान जो है वो 257 है। ठीक है, 257। ठीक है, तो ये जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के ब्लॉक F के अंदर में दो समूह पाए जाते हैं, जिसमें एक है एक्टिनाइड्स, दूसरा है लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स समूह जो है उसकी जो शुरुआत होती है वो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 वाले तत्व को लैंथेनाइड्स समूह के अंदर में रखा गया है। लैंथेनाइड्स समूह का पहला तत्व जो होता है वो होता है सीरियम, जिसका परमाणु क्रमांक 58 होता है। और उसका अंतिम तत्व जो होता है वो होता है ल्यूटेटियम, जिसका परमाणु क्रमांक 71 होता है। ठीक है, और जो दूसरा समूह है वो है एक्टिनाइड्स समूह जो है उसके अंदर में जो है परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इस एक्टिनाइड्स समूह का पहला तत्व जो है वो है थोरियम, और जो अंतिम तत्व जो है वो है ल्यूकेरियम। ठीक है, लॉरेक्सियम। ठीक है,
लॉरेशियम। लैंथेनाइड्स समूह की खोज जो है, लैंथेनाइड्स समूह की खोज, लैंथेनाइड्स समूह की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था? तो लैंथेनाइड्स समूह की जो खोज है वो जोहान गैडोलिन के द्वारा किया गया था। जोहान गैडोलिन के द्वारा जो है सन 1794 ईस्वी के अंदर में किया गया था। ठीक है। और एक्टिनाइड्स समूह, एक्टिनाइड्स जो समूह है उसकी जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था? तो खोज आंद्रे लुई डेविएनर के द्वारा किया गया था। आंद्रे लुई डेविएनर के द्वारा किया गया था। ठीक है। कब किया गया था? तो 1899 ईस्वी के अंदर में किया गया था। तो एक्टिनाइड्स समूह और लैंथेनाइड्स समूह की जो खोज है, तो लैंथेनाइड्स समूह की खोज जोहान गैडोलिन के द्वारा 1794 ईस्वी के अंदर में किया गया था और एक्टिनाइड्स समूह की खोज आंद्रे लुई डेविएनर के द्वारा 1899 के अंदर में किया गया था। ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट जो परमाणु हैं और जो है तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान से रिलेटेड हमेशा सवाल आते रहते हैं, उनको थोड़ा सा कर लेते हैं रिवीजन। ठीक है। एक है टाइटेनियम। टाइटेनियम का जो संकेत होता है वो होता है Ti। टाइटेनियम का संकेत क्या होता है? Ti होता है और परमाणु क्रमांक 22 होता है तथा परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 47.8 होता है। ठीक है। अगला है क्रोमियम। क्रोमियम का जो संकेत होता है वो Cr होता है। ठीक है। इसका जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है तथा परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 52 होता है क्रोमियम का। ठीक है। नेक्स्ट जो तत्व है वो है मैग्नीज। मैग्नीज का जो संकेत होता है वो Mn होता है। ठीक है। मैग्नीज का संकेत क्या होता है? Mn तथा इसका परमाणु जो क्रमांक है वो 25 है तथा इसका जो द्रव्यमान है परमाणु द्रव्यमान मैग्नीज का वो है 54.9। ठीक है। नेक्स्ट जो तत्व है वो है आयरन। आयरन का जो संकेत होता है वो Fe होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 26 तथा परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 55.9 होता है। ठीक है। तो जो लोहा का जो संकेत होता है वो Fe होता है और परमाणु जो क्रमांक होता है वो 26 तथा परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 55.9 होता है। ठीक है। एक होता है कॉपर। कॉपर का जो संकेत होता है वो होता है Cu होता है और उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है तथा परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 63.5 होता है। ठीक है। परमाणु क्रमांक जो होता है कॉपर का 29 और जो है वो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 63.5 होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो तत्व है वो है जिंक। जिंक का जो संकेत होता है वो Zn होता है तथा इसका परमाणु जो संख्या है वो है 30 तथा परमाणु जो द्रव्यमान है वो 65.4 है, 65.4। ठीक है। तो ये कॉपर का परमाणु संख्या 29 और परमाणु द्रव्यमान 63.5 और जिंक का परमाणु क्रमांक 30 और परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो होता है 65.4 होता है। ठीक है। जो अगला तत्व है वो है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन से पहले एक इंपॉर्टेंट तत्व है जिसका नाम है गैलियम। क्या नाम है? गैलियम। और जिसका जो संकेत होता है वो होता है Ga। गैलियम का संकेत क्या होता है? Ga होता है और इसका परमाणु जो क्रमांक है वो 31 है और परमाणु क्रमांक 31 तथा परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 69.7 है। ठीक है। कुछ और तत्व है इंपॉर्टेंट, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट तत्व है वो है जर्मेनियम। जर्मेनियम का जो संकेत होता है वो होता है Ge। जर्मेनियम का संकेत क्या होता है? Ge होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 32 होता है, 32। ठीक है। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 72.6 होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो तत्व है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है इसका संकेत होता है Br और इसका जो परमाणु जो 32, ये 32 इसका परमाणु, जर्मेनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 32, यहाँ गलती से 22 लिखा गया, 32 होता है। और ब्रोमीन का जो परमाणु जो क्रमांक होता है वो होता है 35। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है और इसका द्रव्यमान होता है वो होता है 79.9 होता है। ठीक है। ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 79.9 होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो तत्व है वो होता है मोलवेडियम। मोलवेडियम का जो संकेत होता है वो होता है Mo। ठीक है। मोलवेडियम इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 42। मोलवेडियम का परमाणु क्रमांक 42 तथा परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 95.9 होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो तत्व होता है वो होता है सोना। सोना का यानी गोल्ड का जो संकेत होता है वो Au होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 47। तो गोल्ड का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 47 होता है, इसका संकेत होता है Au। ठीक है। 1 मिनट। गोल्ड का परमाणु क्रमांक 47 नहीं होता है, वो होता है 79 होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है। गोल्ड का और संकेत होता है Au और इसका जो परमाणु जो द्रव्यमान होता है सोना का उसका होता है
197 होता है सोना का परमाणु द्रव्यमान, और सोना का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 79 होता है, ठीक है। एक होता है चांदी जिसका संकेत होता है Ag, ठीक है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 47, ठीक है, और इसका जो परमाणु भार जो होता है वो चांदी का परमाणु भार जो होता है वो 107.9 होता है, ठीक है, 107.9, ठीक है। नेक्स्ट जो तत्व है, इंपॉर्टेंट तत्व है, उसका नाम है आयोडीन। आयोडीन का जो संकेत होता है वो आई होता है, ठीक है। आयोडीन का जो परमाणु जो क्रमांक होता है वो 53 होता है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 126.9 होता है, ठीक है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 और आयोडीन का जो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 126.9 होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो तत्व है वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम का जो संकेत होता है वो Pt होता है। प्लेटिनम का संकेत क्या होता है? Pt होता है, और इसका परमाणु जो संख्या है वो होता है 78, और परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 195.1 होता है, ठीक है। तो प्लेटिनम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 195.1, और परमाणु जो संख्या होता है वो होता है 78, ठीक है। परमाणु जो संख्या होता है प्लेटिनम का क्या होता है? 78 होता है, ठीक है। उसके बाद जो मरकरी है, मरकरी जिसका संकेत होता है Hg, मरकरी का संकेत क्या होता है? Hg होता है, और इसका जो परमाणु जो संख्या है वो होता है 80 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक मरकरी का जो होता है वो 80 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 200.6 होता है, ठीक है, मरकरी का। और एक होता है लेड जो होता है, लेड जिसको बोलते हैं सीसा, उसका संकेत होता है Pb, और इसका जो परमाणु जो क्रमांक होता है वो होता है 82 होता है, और इसका परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 207 कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो परमाणु तत्व है उनके मतलब इनके जो कभी कभार इनके परमाणु संकेत, द्रव्यमान या परमाणु संख्या पूछे जाते हैं कुछ तत्व का, वो रिवीजन कर लिए हैं। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है 4 ग्रैमी पुरस्कार विजेता किस भारतीय महान तबला वादक का दिसंबर 2024 के अंदर में जो है वो निधन हो गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है वो एक तबला वादक जो है जाकिर हुसैन क्या बताते हैं? तबला वादक हैं। इनको जो है 4 ग्रैमी पुरस्कार मतलब जीत चुके हैं अभी तक, ठीक है, और ये तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन को जो है पहला ग्रैमी अवार्ड जो है वो 1992 के अंदर में दिया गया था। जाकिर हुसैन को जो है पहला बार जो है ग्रैमी अवार्ड, सबसे पहला बार जो है ग्रैमी अवार्ड 1992 के अंदर में दिया गया था, ठीक है, 1992 के अंदर में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो प्लेनेट ड्रम नामक एल्बम के लिए मिला था। क्या किसके लिए मिला था? तो प्लेनेट ड्रम नामक एल्बम के लिए दिया गया था। प्लेनेट ड्रम नामक एल्बम के लिए दिया गया था, ठीक है। सबसे पहला बार ग्रैमी अवार्ड 1992 के अंदर में दिया गया था। जाकिर हुसैन को जो है पद्मश्री जो अवार्ड है वो सन 1988 के अंदर में मिला था, 1988 में दिया गया था, ठीक है। पद्मश्री जो है जाकिर हुसैन को सन 1988 के अंदर में दिया गया था। पद्मश्री के बाद है पद्म विभूषण जो है वो सन 2023 के अंदर में दिया गया था। पद्म विभूषण जो है सन 2023 के अंदर में दिया गया था। जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण अवार्ड सन 2023 में दिया गया था। और पद्म भूषण जो अवार्ड है, पद्म भूषण है वो जो है पद्म भूषण अवार्ड जो है वो सन 2002 के अंदर में दिया गया था, ठीक है। तो जाकिर हुसैन को पद्मश्री अवार्ड 1988 के अंदर में दिया गया था, पद्म भूषण अवार्ड 2002 के अंदर में दिया गया था, और पद्म जो विभूषण अवार्ड जो है वो सन 2023 के अंदर में दिया गया था, ठीक है। और कुछ मतलब इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है इनको दिया गया है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं जाकिर हुसैन को, ठीक है। तो जाकिर हुसैन को जो है वो संगीत नाटक अकादमी से जो है वो वर्ष 1988 में दिया गया सम्मान मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। जाकिर हुसैन को जो है संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है वर्ष 1988 के अंदर में दिया गया था, ठीक है, वर्ष 1988 के अंदर में दिया गया था। कालिदास सम्मान जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, कालिदास जो सम्मान है वो जाकिर हुसैन को जो है कालिदास सम्मान वो जो है सन 2006-07 के अंदर में दिया गया था, ठीक है। सन 2006-07 में जो है वो जाकिर हुसैन को कालिदास सम्मान से वो सम्मानित किया गया था, ठीक है। जाकिर हुसैन जो है वो तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां के बेटे हैं। किनके बेटे हैं? तो जाकिर हुसैन जो है वो उस्ताद अल्लाह रखा खां के बेटे हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन जो है वो तबला वादक अल्लाह रखा खां के बेटे हैं, ठीक है। प्रमुख तबला वादक जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनको जो है नाम को रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है।
प्रमुख जो तबला वादक हैं वो उनके नाम को जो है रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं रिवीजन। प्रमुख तबला वादक जो है तबला वादक, ठीक है, जिनके नाम को रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। उनमें से एक हैं किशन महाराज, ठीक है, किशन महाराज हो गए हैं। गुदई महाराज हो गए हैं, जिनको कि समता प्रसाद भी कहा जाता है। गुदई महाराज को समता प्रसाद भी कहा जाता है। गुदई महाराज को समता प्रसाद भी कहते हैं। फिर जो है वो प्रमुख तबला वादक में से एक हैं अनोखे लाल मिश्र हो गए हैं। फिर हैं कंठे महाराज हैं। फिर है उस्ताद सफ़ात अहमद खान, उस्ताद सफ़ात अहमद खान, ठीक है, उस्ताद सफ़ात अहमद खान। फिर है पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ठीक है, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। तो ये सब जो है वो प्रमुख तबला वादक में से एक हैं, ठीक है। कौन कौन है एक बार फिर से कर लेते हैं नाम रिवीजन। तो एक तो उनके पिताजी हो गए अल्लाह रखा खां, और उनके बेटा जो ये जाकिर हुसैन हो गए वो हो गए। फिर किशन महाराज, गुदई महाराज, समता प्रसाद, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज, उस्ताद सफ़ात अहमद खान और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये जो है प्रमुख तबला वादक हैं, ठीक है। थोड़ा ग्रैमी अवार्ड के बारे में भी जान लेते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड की जो शुरुआत है वो 4 मई सन 1959 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। जो ग्रैमी अवार्ड की जो शुरुआत है वो 4 मई सन 1959, है ना, 4 मई सन 1959 को किया गया था। तो सबसे पहले जो ग्रैमी अवार्ड है वो हेनरी मैकसीनी को सबसे पहला जो अवार्ड है ग्रैमी जो अवार्ड है वो किसको दिया गया था? तो हेनरी मैनसीनी को दिया गया था। हेनरी मैनसीनी को सन 1959 के अंदर में दिया गया था। और जो सबसे पहले जो है वो किस भारतीय को ग्रैमी अवार्ड दिया गया था? तो उनका नाम है पंडित रविशंकर, जो पहले भारतीय हैं उनको जो है ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1968 के अंदर में जो है वो सबसे पहला भारतीय को ग्रैमी अवार्ड दिया गया था 1968, जिनका नाम है पंडित रविशंकर। और जो सबसे पहले किसको दिया गया था? तो वो हो जाएगा हेनरी मैनसीनी, ठीक है। इनको जो है 1959 में दिया गया था। और पहले भारतीय जिनको कि ग्रैमी अवार्ड दिया गया उनका नाम है जी, तो ग्रैमी अवार्ड जिनका नाम है वो है पंडित रविशंकर को सबसे पहला जो भारतीय है उनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, जिसको कि 1968 के अंदर में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में कॉर्क तैरता है जबकि कील जो है वो डूब जाती है, क्योंकि डैश के अंतर होता है, मतलब किसके अंतर के कारण जो है वो पानी पर जो है कॉर्क तैरता है लेकिन जो है कील डूब जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डेंसिटी हो जाएगा, मतलब घनत्व, है ना। पानी का जो डेंसिटी होता है वो कॉर्क के डेंसिटी से अधिक होता है, इस वजह से है जो है वो कॉर्क जो है पानी के ऊपर तैरता है। लेकिन वहीं कील का जो डेंसिटी होता है, जिसको घनत्व बोलते हैं हिंदी के अंदर में, वो जो है पानी का डेंसिटी से अधिक होता है, उस वजह से क्या होता है वो कील डूब जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? कील डूब जाता है। घनत्व का बात करें तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है द्रव्यमान बटा होता है आयतन, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। और इसका जो बीमा होता है, बीमा का अगर बात करें, जो ये डेंसिटी का बीमा का बात करें तो इसका जो बीमा होता है वो होता है ml के पावर -3, ठीक है। ml के पावर -3 और t के पावर 0, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं ml -3 t 0, ठीक है। ये किसका बीमा हो गया? तो ये बीमा हो गया किसका? डेंसिटी का ये बीमा हो गया, ठीक है। बर्फ़ का पानी पर तैरना जो है, बर्फ़ जो है पानी पर तैरता है, क्यों? तो बर्फ़ का जो डेंसिटी होता है वो पानी का जो है डेंसिटी से कम होता है, इसलिए जो है बर्फ़ जो है पानी पर तैरता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या बोल रहा है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु जो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई मतलब व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो कम से कम कितना आयु का होना चाहिए, तो उसका जो सही आंसर है वो है क्या, वो है 35 ईयर, मतलब 35 साल का कोई भी आदमी जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र ज़रूरी होता है, प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री जो होता है उसके लिए जो होता है वो 25 वर्ष ज़रूरी होता है। ठीक है, न्यूनतम एज जो है वो 25 वर्ष का होना ज़रूरी है। ठीक है, उसी तरह से राज्यपाल बनने के लिए जो होता है वो राज्यपाल, अगर राज्यपाल बनना है तो उसका जो न्यूनतम उम्र है वो है 35 साल। ठीक है, राज्यपाल। राज्यसभा का अगर मेंबर बनना है तो उसके लिए जो होता है राज्यसभा का सदस्य अगर बनना है तो उसके लिए जो न्यूनतम उम्र होता है वो होता है 30 साल। क्या होता है, 30 वर्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होता है वो 30 साल होता है। उसी तरह से लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो होता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है उसके लिए जो है वो न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष का होना ज़रूरी है। ठीक है, उसी तरह से विधानसभा का सदस्य अगर बनना हो तब भी जो है वो भी 25 वर्ष पूरा होना ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन अगर विधान परिषद का बात करें, विधान परिषद का अगर मेंबर बनना है तो उसके लिए जो है वो 30 साल का होना ज़रूरी है। न्यूनतम उम्र कितना है, तो विधानसभा के लिए जो है वो 30 साल का होना ज़रूरी है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो बात करें तो राष्ट्रपति जो है भारतीय जो है वो गणराज्य का राष्ट्र प्रमुख होता है और देश का पहला नागरिक होता है। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो भारतीय सशस्त्र सेना का जो है वो सर्वोच्च कमांडर भी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं उनको जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल जो 52 है, जो आर्टिकल 52 जो है 52 जो क्या बोलता है, वो बोलता है कि भारत के अंदर में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो कौन सा आर्टिकल बोलता है, तो बोलता है जो आर्टिकल नंबर 52। ठीक है, आर्टिकल नंबर 53 जो है अनुच्छेद 53 क्या बोलता है, तो इसके में जो है वो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ, यानी उसको जो है राष्ट्रपति को जो है क्या क्या पावर है उसको कार्यकारी शक्ति का बात करता है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। ठीक है, उसके बारे में उल्लेख करता है अनुच्छेद 53। ठीक है, अनुच्छेद 54 क्या कहता है, अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का बारे में बताता है। अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी कि जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग जो है भाग लेंगे वो अनुच्छेद 54 में बताया गया है। और वो अनुच्छेद 54 यह बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर में जो है वो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 54 क्या बताता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है वो राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा तथा राज्यों के विधानसभा से जो है वो निर्वाचित जो सदस्य है वो भाग ले सकते हैं। ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। इसके अंदर में जो है एक आर्टिकल जो है वो 54 के अंदर में एक संशोधन किया गया था। ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 54 में संशोधन क्या किया गया था, वो था कि जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अंदर में जो है दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। दिल्ली और पुडुचेरी के जो है वो निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। और ये संशोधन जो है वो 70वां नंबर का संशोधन किया गया था। 70वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये व्यवस्था किया गया था। ठीक है, कब किया गया था ये, तो वर्ष 1992 के अंदर में किया गया था। 1992 के अंदर में 70वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर में जो है दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित जो मेंबर हैं वो भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 55 जो है वो अनुच्छेद 55 जो है वो क्या बोलता है, अनुच्छेद 55 जो कहता है वो कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में जो है अनुच्छेद जो है 55 बताता है। ठीक है, अनुच्छेद जो 56 है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 56 आर्टिकल 56 जो है अनुच्छेद 56 जो है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना समय के लिए या कितना वर्षों के लिए होगा, वो अनुच्छेद 56 में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है
अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति से संबंधित है वो है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के अंदर में जो है बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो है वो पुनर्निर्वाचन हो सकता है। पुनर्निर्वाचन हो सकता है, मतलब एक राष्ट्रपति जो है वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसा जो है कहा गया कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल 57 के अंदर में कहा गया। ठीक है। आर्टिकल 58 जो है वो राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में जो है आर्टिकल 58 जो है वो योग्यता के बारे में बताया गया है। योग्यता, ठीक है, राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। कौन सा आर्टिकल के अंदर में, तो आर्टिकल 58 के अंदर में। ठीक है। आर्टिकल जो 59 है उसका संबंध जो है वो पद के लिए शर्त है। पद, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, ठीक है, पद के शर्त को बताता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 59 जो है वो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त को बताता है। आर्टिकल जो 61 है, आर्टिकल 61 है वो क्या बताता है, तो वो कहता है कि राष्ट्रपति पर जो है वो महाभियोग लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है, तो महाभियोग जो है राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जा सकता है, जो आर्टिकल 61 के अंदर में बताया गया। ठीक है। और आर्टिकल जो 71 है वो क्या बोलता है, तो वो ये बोलता है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसको जो विवाद का जो निपटारा वो कौन करेगा, निपटारा जो है वो कौन करेगा, तो वो करेगा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव के में जो है कुछ विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जो निपटारा जो है कौन करेगा, उस विवाद को कौन सुलझाएगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। वो कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल जो है वो 71 में बताया गया है। और आर्टिकल जो 72 है वो यह बताता है कि राष्ट्रपति जो है किसी को भी क्षमादान कर सकता है ना, क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति जो है किसी को भी क्षमादान कर सकता है, आर्टिकल 72 के अंदर में बताया गया। ठीक है। राष्ट्रपति की चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, निम्न में से जो है वो सौर मंडल का विशालतम ग्रह कौन सा है, तो विशालतम जो ग्रह है वो हो जाएगा, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। बृहस्पति जो है वो जो है सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ग्रह है बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद टोटल जो उपग्रहों की संख्या है, इसके उपग्रहों की जो संख्या है वो 95 है। ठीक है, 95 गो टोटल इसका जो है वो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, यह पृथ्वी के व्यास का लगभग 11 गुना है। तो बृहस्पति ग्रह है जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 11 गुना है, यानी इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के लगभग व्यास का 11 गुना है बृहस्पति का जो व्यास है। ठीक है, गैनीमीड जो है गैनीमीड जो है वो बृहस्पति का एक उपग्रह है, जो पूरे जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा है, वो गैनीमीड जो है वो बृहस्पति का ही एक उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, शनि जो है वो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति के बाद जो है वो शनि ग्रह जो है वो दूसरा नंबर पर आता है सबसे बड़ा ग्रह के अंदर में। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो शनि ग्रह है। ठीक है, शनि ग्रह है। दिसंबर 2024 तक के आंकड़ा के अनुसार शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह 146 उपग्रह है। ठीक है, दिसंबर 2024 के आंकड़ा के अनुसार जो है सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है वो है कौन सा है, शनि। इसके पास जो टोटल है वो 146 उपग्रह है। ठीक है, 146 टोटल उपग्रह है। और फोबोस तथा डिवोस जो है वो मंगल ग्रह का प्रमुख उपग्रह है। मंगल ग्रह का जो है उपग्रह है, इसका नाम है फोबोस, और डिवोस जो है वो मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया और शनि जो है वो दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और शनि के पास जो है सबसे अधिक उपग्रह है 146 है ना। फोबोस और डिवोस जो है वो मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी माध्यम के अंदर में जो क्या बोल रहा है, कह रहा किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल है वो धीमी है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि माध्यम का डेंसिटी कम है। ठीक है, माध्यम का डेंसिटी जो है वो कम है, माध्यम का डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, तो घनत्व जो है वो क्या है, कम है। किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल होता है वो माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है और वो भी उसका दोनों के साथ सीधा संबंध है। अगर डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, अगर घनत्व अगर ज़्यादा है तो जिस माध्यम का अंदर में डेंसिटी ज़्यादा है तो उस माध्यम में ध्वनि की चाल जो अधिक होगी। ठीक है,
वो घनत्व और जो है ध्वनि की चाल के अंदर में जो है वो सीधा संबंध है, ठीक है। क्या है? ध्वनि की चाल और जो घनत्व है उसके साथ जो है वो सीधा संबंध है, ठीक है, सीधा संबंध है। वो माध्यम के घनत्व ताप एवं लोच पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी भी माध्यम में ध्वनि की जो चाल है उस माध्यम के अंदर घनत्व ताप एवं लोच पर निर्भर करता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्ध्य बदलता है। यानी क्या क्या बदलता है? तो जब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल एवं तरंगदैर्ध्य बदलता है। चाल एवं तरंगदैर्ध्य बदलता है, लेकिन आवृत्ति जो है आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है? जो है आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब ध्वनि की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? चाल एवं तरंगदैर्ध्य बदलता है, आवृत्ति जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है। क्या है? ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग के अंदर में भी कैसा है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है, जब तरंग के गति की जो दिशा होता है, तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की गति की दिशा के समानांतर होती है, ठीक है। तरंग ये क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है कि तरंग की गति की दिशा है ना, तरंग की गति मतलब तरंग की गति इधर मतलब दिशा, और जो है वो माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा दोनों एक दूसरे के समानांतर होता है। तब उस स्थिति में क्या बोलते हैं? वो कैसा तरंग होता है? तो वो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग जो है, जब तरंग की गति की जो दिशा होता है वो माध्यम के कंपन करने की जैसे माध्यम बात का मतलब इस तरीक़ा से कंपन कर रहा है और जो है वो तरंग की जो दिशा है वो उसके परपेंडिकुलर है, तो उस हिसाब उस मतलब तरंग को क्या बोलेंगे? उस तरंग को बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रकाश जो है वो एक क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। श्रवण क्षमता के हिसाब के आधार पर जो है ध्वनि जो है वो 3 प्रकार का होता है, या ध्वनि तरंग जो है वो 3 प्रकार के तरंग होते हैं, ठीक है। ध्वनि तरंग, ठीक है। पहला जो तरंग होता है वो होता है अभिश्रव ध्वनि या इंफ्रासोनिक। पहला क्या होता है? इंफ्रासोनिक, ठीक है, या इसको बोलते हैं अभिश्रव। क्या बोलते हैं? अभिश्रव्य, ठीक है, अभिश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है श्रव्य ध्वनि। क्या होता है? श्रव्य ध्वनि, इसको बोलते हैं ऑडिएबल जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं श्रव्य, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है अल्ट्रासोनिक। क्या होता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्या होता है? अल्ट्रासोनिक, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पराश्रव तरंग, ठीक है, पराश्रव तरंग बोलते हैं, ठीक है। तो ध्वनि तरंग जो होता है वो सुनने की क्षमता के हिसाब से 3 तरीका का होता है। पहला होता है इंफ्रासोनिक, दूसरा होता है जो होता है ऑडिएबल जिसको बोलते हैं श्रव्य तरंग, और जिसको ये अल्ट्रासोनिक जिसको बोलते हैं पराश्रव तरंग। 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो जो अभिश्रव्य या इंफ्रासोनिक जो वेव होता है उसका जो वेव लेंथ होता है वो 20 हर्ट्ज से नीचे का होता है, ठीक है। उसकी जो क्षमता होती है जो होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ध्वनि होती है उसको क्या बोलते हैं? तो इंफ्रासोनिक ये अभिश्रव्य ध्वनि कहा जाता है, ठीक है, जिसको कि जो है मानव का कान नहीं सुन सकता है, ठीक है। दूसरा जो होता है ऑडिएबल वेव्स जो होता है जिसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनि, इसका जो रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का जो ध्वनि होता है वो होता है श्रव्य ध्वनि, जिसको कि हमारा कान जो है सुन सकता है, आराम से सुन सकता है, ठीक है। और तीसरा टाइप का जो तरंग होता है वो होता है अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य तरंग जो होता है, वो जो होता है इसका जो रेंज होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो ध्वनि होता है वो होता है कुछ अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। इस तरंग को जो है मनुष्य नहीं सुन पाता है, लेकिन कुछ जानवर जो होते हैं वो सुन पाते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि, ठीक है। कौन कौन सुन सकते हैं इसको? जो है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो पराश्रव्य तरंग है तो कौन कौन सुन सकते हैं? तो कुत्ता सुन सकता है, कुत्ता या बिल्ली हो गया, है ना, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, चमगादड़ भी सुन सकता है, ठीक है। तरंग पराश्रव्य जो तरंग है उसका उपयोग से जो है हमेशा एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आते रहता है। थोड़ा सा उसको देखते हैं कि कहाँ पर जो है पराश्रव्य तरंग या अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो उपयोग है वो संकेत भेजने में किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो संकेत भेजने में किया जाता है, संकेत भेजने में किया
जाता है। ठीक है, समुद्र की गहराई मापने में भी किया जाता है। समुद्र की गहराई को अगर मापना है, गहराई मापने में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स या परसरब तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कीमती कपड़ा हो या वायुयान तथा घड़ी का कोई पार्ट या पुर्जा हो, उसको साफ करने के अंदर में भी जो है परसरब तरंग का उपयोग किया जाता है। कालिख को साफ करने में भी उपयोग किया जाता है। कालिख लगा हुआ हो, कालिख जो है अगर कोई मशीनरी के अंदर में कालिख लगा हुआ है, उसको साफ करना है तो उसको में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स या परसरब जो है वो तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूध के अंदर जो है हानिकारक जीवाणु, दूध के अंदर जो हानिकारक जीवाणु होता है, हानिकारक जो होता है वो जीवाणु, उसको नष्ट करने के अंदर में जो है वो परसरब ये तरंग का उपयोग किया जाता है। गठिया रोग के उपचार में गठिया रोग के उपचार में भी है जो परसरब तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए जो है वो परसरब तरंग का वो प्रयोग किया जाता है। और जो है वो भ्रूण की जांच के लिए, भ्रूण की जांच के लिए जो है उसको में भी जो है वो क्या किया जाता है, तो वो परसरब तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। तथा गुर्दे की पथरी का पता लगाने के लिए भी जो है वो परसरब तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ के अंदर में जो है वो परसरब तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ माध्यम के अंदर में जो है ध्वनि की चाल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि निर्वात के जो अंदर में है जो ध्वनि जो है वो ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए जो है वो किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है वो निर्वात के अंदर में ध्वनि ट्रेवल नहीं करता, इसलिए निर्वात के अंदर में इसका जो चाल 0 होता है। ठीक है, फिर है हवा के अंदर में जो है जो ध्वनि का जो चाल होता है, वायु के अंदर में जो ध्वनि का चाल होता है वो 332 जो है वो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, पानी के अंदर में जो है ध्वनि का जो चाल होता है वो 1483 मीटर होता है। कितना होता है? पानी के अंदर में जो ध्वनि का चाल होता है वो 1483 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, लोहा के अंदर में जो है जो ध्वनि का जो चाल होता है वो 5130 जो है वो मीटर पर सेकंड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में जो होता है वो 260 मीटर पर सेकंड होता है CO2 के अंदर में ध्वनि का चाल। और भाप के अंदर में जो है वो भाप के अंदर में ध्वनि का जो चाल होता है वो होता है 405 मीटर पर सेकंड। और क्या पूछ सकता है, तो अल्कोहल के अंदर में जो है अल्कोहल के अंदर में जो है वो जो ध्वनि का चाल होता है वो 1213 किलोमीटर होता है। ठीक है, ध्वनि की जो चाल है वो प्रत्यास्था पर भी निर्भर करता है। क्या करता है? प्रत्यास्था पर भी निर्भर करता है। ध्वनि की चाल प्रत्यास्था पर निर्भर करता है। ठीक है, ठोस में जो है वो ठोस के अंदर में जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव्य के अंदर में, तथा उसके बाद जो है वो गैस के अंदर में। ठीक है, तो सबसे अधिक जो है ध्वनि की चाल जो है वो ठोस के अंदर में, क्योंकि ठोस के अंदर जो है प्रत्यास्था का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, प्रत्यास्था का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। क्रीम सेपरेटर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्रीम सेपरेटर निम्नलिखित में से किस बल के सिद्धांत पर जो है वो काम करता है। ठीक है, क्रीम सेपरेटर जो है वो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अपकेंद्री बल का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, अपकेंद्री बल जो है वह बल होता है जिसके कारण कोई गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। क्या होता है? केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपकेंद्री बल कहा जाता है। ठीक है, ठीक इसके विपरीत अभिकेंद्री बल जो होता है इसके समान परंतु इसके विपरीत दिशा में काम करता है। अपकेंद्री बल के बराबर ही अभिकेंद्री बल काम करता है, परंतु इसके विपरीत दिशा में काम करता है। वो केंद्र की तरफ जो है काम करता है अभिकेंद्री बल। ठीक है, अपकेंद्री बल का जो एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, तो एक होता है सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर होता है, ड्रायर। ठीक है, ड्रायर। और क्या हो सकता है? जो वॉशिंग मशीन होता है, जो वॉशिंग मशीन जो काम करता है वो भी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर काम करता है, अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर जो है वो काम करता है वॉशिंग मशीन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्री बल का जो फॉर्मूला होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है m⍵² r। ठीक है, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है, जहाँ m जो होता है, m का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। ओमेगा जो होता है वो होता है कोणीय वेग। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग होता है। ठीक है, और r जो होता है
वो वृत्त के केंद्र से दूरी होता है, ठीक है। आर जो होता है वो आर होता है, क्या होता है, तो वृत्त के केंद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। आर का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन से दूरी, ठीक है, ऑरिजिन से दूरी, जो ऑरिजिन। तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, जहाँ एम द्रव्यमान होता है, ओमेगा जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग होता है, आर जो होता है वो क्या होता है, आर जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन होता है, ठीक है। ठीक है। और एक होता है अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल किसे कहते हैं, तो अभिकेंद्री बल जो होता है जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल काम करता है, उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल। तो अभिकेंद्री बल जो होता है, अभिकेंद्री बल जो होता है वो किस डायरेक्शन में काम करता है, तो अभिकेंद्री बल जो होता है वो जो है वो केंद्र की तरफ काम करता है। लेकिन जब अपकेंद्री बल का बात करेगा तो वो केंद्र से बाहर की तरफ काम करेगा। तो केंद्र की तरफ काम करेगा उसको बोलेंगे अभिकेंद्री बल, क्या बोलेंगे, अभिकेंद्री बल, ठीक है। और जो केंद्र के बाहर की तरफ काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, अपकेंद्री बल, ठीक है। तो अभिकेंद्री बल जो होता है जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अभिकेंद्री बल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, अभिकेंद्री बल का जो फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी स्क्वायर बटा आर, क्या होता है, एम वी स्क्वायर बटा आर, जहाँ एम जो हो गया वो द्रव्यमान हो गया, वी का मतलब हो गया वेलोसिटी और आर का मतलब हो गया रेडियस, ठीक है। आर का मतलब क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। अभिकेंद्री बल का जो एग्जाम्पल हो सकता है वो क्या हो सकता है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना क्या हो सकता है, सूर्य जब पृथ्वी जो चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चक्कर लगाना, पृथ्वी का चक्कर लगाना है ना सूर्य के चारों ओर, वो क्या हो सकता है, वो अभिकेंद्री बल का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। रोलर कोस्टर जो है, रोलर कोस्टर जो झूला होता है, रोलर कोस्टर जो झूला होता है वो भी अभिकेंद्री बल के मतलब सिद्धांत पर काम करता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो गति करता है, इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन जो गति करता है वो भी अभिकेंद्री बल के कारण ही जो है वो नाभिक के चारों ओर गति करता रहता है, ठीक है। अभिकेंद्री बल के कारण जो है वो गति करता रहता है। मक्खन जो है, मक्खन तैयार होता है, मक्खन प्रोसेसिंग के अंदर में जो है वो अपकेंद्री बल का सिद्धांत काम करता है, ठीक है। मक्खन प्रोसेसिंग, जब मक्खन जो है वो निकालते हैं तो उसमें किस तरीका का मतलब बल काम करता है, तो अपकेंद्री बल का काम जो वो करता है, तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो कह रहा है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली को किस देश से लिया गया है, ठीक है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें बहुत सारे अलग अलग देशों से जो है कुछ प्रक्रिया जो है संविधान बनाने में उपयोग किया गया है। उसमें से जो है वो पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है प्रणाली वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयरलैंड, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान के अंदर में टोटल 10 ऐसा कंट्री है जहाँ से जो है वो संविधान बनाने के टाइम में जो है उस देश के कुछ जो इम्पोर्टेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है के जो नियम है वो भारतीय संविधान के अंदर में शामिल किए गए हैं, टोटल 10 कंट्री से, ठीक है। इसमें से जो पहला जो है वो है ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है, तो डीपीएसपी जो है वो डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, डीपीएसपी, जो कि आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति को जो है वो राज्यसभा के अंदर में जो है वो अपने हिसाब से कुछ व्यक्तियों का मनोनयन करते हैं, वो भी प्रक्रिया जो है वो कहाँ से लिया गया है ना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन की जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ से लिया गया है, तो वो भी जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो पहला जो है सबसे पहला राष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लिया गया है। डीपीएसपी जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। और जो है राष्ट्रपति को जो है वो शक्ति प्राप्त है कि जो है वो राज्यसभा के अंदर जो है कुछ व्यक्तियों को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी कहाँ से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। कुछ और जो बाकी जो देश हैं बचे हुए 9 देश, उनसे भी कुछ जो है वो प्रक्रिया संविधान के अंदर में लिया गया है। जिसमें से जो पहला जो है वो कंट्री है ये है यूएसए, अमेरिका से भी कुछ प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अंदर में लिया गया है। इसके अंदर में क्या क्या लिया गया अमेरिका से, तो अमेरिका से जो लिया गया है वो प्रस्तावना लिया गया है। क्या लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है। उसके बाद मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर जो है वो न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू जिसको बोलते हैं, वो लिया गया है, ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है,
न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो भी यूएसए अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी जो है वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। उपराष्ट्रपति और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति हो गया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ से लिया गया है, वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और वित्तीय जो आपात है की प्रक्रिया जो है वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन के जो संविधान है, ब्रिटेन के जो संविधान है उससे क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से जो लिया गया है वो लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली जो है, संसदात्मक जो शासन प्रणाली है ना, शासन प्रणाली वो जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और क्या लिया गया ब्रिटेन से, तो एकल जो नागरिकता की जो प्रक्रिया है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं, एकल नागरिकता की जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ से लिया गया है, तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया वो भी क्या लिया गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, विधि जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। फिर संसदीय विशेषाधिकार और मंत्रिमंडल प्रणाली क्या लिया गया है, संसदीय जो विशेषाधिकार है और मंत्रिमंडल जो प्रणाली है, वो सिस्टम है, वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली जो है वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है। जो हमारा तीसरा कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया, कौन सा कंट्री है, वो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान के अंदर में, तो जो ऑस्ट्रेलिया से जो है वो प्रस्तावना की भाषा लिया गया। क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है। समवर्ती सूची भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। समवर्ती जो सूची है वो भी कहाँ से लिया गया है, तो वो जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है। केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध एवं जो शक्ति का विभाजन है, ठीक है, केंद्र एवं राज्य के जो बीच है संबंध और शक्ति का विभाजन, ठीक है, वो भी कहाँ से लिया गया है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद की संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया है, संसद की संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया है, बैठक की प्रक्रिया जो है वो भी कहाँ से लिया गया है, तो वो भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है, जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो जर्मनी के जो संविधान से है वो आपातकाल लिया गया है। क्या लिया गया है, आपातकाल की जो प्रक्रिया है, आपातकाल इमरजेंसी वाला जो प्रक्रिया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के जो संविधान से लिया गया है वो संघात्मक विशेषता लिया गया है। संघात्मक जो विशेषता है वो जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पास होगा, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पास होता है। ये जो मतलब जो नियम है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ से लिया गया है, तो वो भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो देश है जिस देश से हमारे संविधान में कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं वो है दक्षिणी अफ्रीका। कौन सी है, दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया, दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन करना है कोई भी संविधान के अंदर में, वो जो है दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया। ठीक है। उसके बाद राज्यसभा का जो निर्वाचन, राज्यसभा में जो है वो सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया क्या लिया गया है, राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया, तो वो भी जो है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया। ठीक है। रूस के संविधान से क्या लिया गया, रूस के जो संविधान है उससे क्या लिया गया है, तो रूस के संविधान से जो है वो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया। ठीक है। मौलिक जो कर्तव्य है, कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया, तो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। जापान से क्या लिया गया है, जापान से जो है वो क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को
द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो जो है जापान के संविधान से लिया गया। ठीक है, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया, तो फ्रांस के संविधान से जो है वो गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता, जो फ्रांस से क्या लिया गया, गणतंत्रात्मक, ठीक है, तथा प्रस्तावना के अंदर में, प्रस्तावना में जो है वो स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व जो है, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का जो ये सब जो शब्द है वो जोड़ा गया है, वो फ्रांस के संविधान से जोड़ा गया प्रस्तावना के अंदर में। ठीक है, तो यही सब जो प्रमुख जो देश है वहाँ से हमारे संविधान के अंदर में कुछ प्रावधान जोड़े गए थे, जिसको जो हम लोग वो चर्चा किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति आंदोलन के दौरान एक आध्यात्मिक नेता थे, है ना, वो किस राज्य से संबंधित हैं, उनके बारे में जो है वो जानते हैं। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु का जो संबंध है वो पश्चिम बंगाल राज्य से है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से है, तो पश्चिम बंगाल राज्य से है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का जो संबंध है वो भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत हैं। चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो है वो एक संत हैं। ठीक है, जिनका संबंध जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य से है, पश्चिम बंगाल राज्य से है। भक्ति आंदोलन की बात करें, भक्ति आंदोलन का बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो 6ठी शताब्दी के अंदर में, 6ठी शताब्दी के अंदर में हुआ था। ठीक है, जो भक्ति मूवमेंट की जो शुरुआत है वो 6ठी शताब्दी के अंदर में हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था, तो शुरू हुआ था तमिलनाडु से हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, तमिलनाडु से। उसके बाद जो है थोड़े टाइम के बाद जो है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी मतलब चालू हो गया था। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी मतलब शुरू हो गया था भक्ति मूवमेंट। ठीक है, इसका जो भक्ति मूवमेंट का जो विकास है, भक्ति मूवमेंट का जो विकास है वो 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नैनार शैव संतों के द्वारा किया गया था। ठीक है, भक्ति मूवमेंट की जो शुरुआत है 12 अलवार, है ना, 12 अलवार जो है वैष्णव संत और 63 जो नैनार जो है वो शैव संतों के द्वारा किया गया था विकास। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट की जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया था, तो 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नैनार शैव संत के द्वारा जो है वो किया गया था। ठीक है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। ठीक है, रामानंद के द्वारा जो है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत के अंदर में जो है वो भक्ति मूवमेंट को जो है रामानंद के द्वारा लाया गया था। ठीक है, रामानंद के शिक्षा से जो है वो 2 संप्रदाय उत्पन्न हुए। रामानंद जो भक्ति मूवमेंट के अंदर में जो शिक्षा दिए, ठीक है, उनसे जो है 2 संप्रदाय का निर्माण हुआ या उत्पन्न हुआ। ठीक है, 2 संप्रदाय उत्पन्न हुए। जो उसमें से एक संप्रदाय थे जो वो कौन थे, सगुन संप्रदाय। कौन थे, सगुन। ठीक है, सगुन संप्रदाय। और दूसरा जो थे वो संप्रदाय का नाम था वो था निर्गुण। कौन सी था, निर्गुण संप्रदाय। ठीक है, 2 संप्रदाय उत्पन्न हुए जिसमें से एक थे सगुन संप्रदाय। सगुन संप्रदाय की बात करें तो सगुन संप्रदाय जो था वो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। वो क्या करता था, पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। ठीक है, सगुन संप्रदाय, है ना। और इनके जो प्रमुख जो संत थे, सगुन संप्रदाय के प्रमुख जो संत वो कौन कौन थे, तो जो सगुन संप्रदाय के प्रमुख जो संत थे उनमें से प्रमुख संत का जो नाम है वो है तुलसीदास। कौन है, तुलसीदास, है ना। तुलसीदास के बाद नाभादास। ठीक है, नाभादास, तुलसीदास, नाभादास। निम्बार्क भी जो है वो एक संत थे जो कि सगुन संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, निम्बार्क हो गए। फिर वल्लभाचार्य हो गए, वल्लभाचार्य जो हो गए वो भी सगुन संप्रदाय से संबंधित हैं। चैतन्य महाप्रभु जिनके बारे में क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु, है ना, वो भी जो है वो भी ये सगुन संप्रदाय से संबंधित हैं। उसके बाद सूरदास, मीराबाई, सूरदास हो गया, मीराबाई हो गया, ये सब जो हैं इनका संबंध जो है वो सगुन संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, और दूसरा जो उनका जो ये
जो संप्रदाय थे वो थे निर्गुण संप्रदाय। निर्गुण संप्रदाय, निर्गुण संप्रदाय जो था वो जो है भगवान के निराकार रूप को मानता था। क्या मानता था? भगवान के निराकार रूप को मानता था। ठीक है, निर्गुण संप्रदाय जो था वो भगवान के निराकार रूप को मानता था। ठीक है, निराकार रूप को मानता था। इनमें जो प्रमुख जो संत हुए उनमें से प्रमुख हैं वो है कबीरदास। कबीरदास जो थे वो प्रमुख संत थे। वो किसके थे? निर्गुण संप्रदाय के संत थे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था वो नवद्वीप बंगाल जो है, नवद्वीप कहाँ हुआ था जन्म? चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था, चैतन्य महाप्रभु जो जन्म हुआ था, जन्म जो हुआ था वो हुआ था नवद्वीप बंगाल में हुआ था। नवद्वीप बंगाल के अंदर में हुआ था। और उनका जो गांव था वो था मायापुर गांव। कौन सा तो गांव में हुआ था? मायापुर गांव के अंदर में हुआ था। ठीक है, जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, ठीक है, मायापुर गांव के अंदर में हुआ था। इनकी माता जो थी उनकी नाम थी सच्ची देवी। माता का नाम कौची था? माता का नाम जो था वो सच्ची देवी था, सच्ची देवी। ठीक है, माता का नाम सच्ची देवी। और पिता जगन्नाथ मिश्र थे। पिता कौन थे? पिता जो थे वो जगन्नाथ मिश्र थे पिता। ठीक है, पिता कौन थे? जगन्नाथ मिश्र थे। चैतन्य महाप्रभु का जो वास्तविक जो नाम था वो था विशंबर था। क्या था? विशंबर। ठीक है, विशंबर था जो ये चैतन्य महाप्रभु का जो थे वो वास्तविक नाम था। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो है वो गायन की कीर्तन शैली संकीर्तन प्रथा की शुरुआत किया गया था। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो है संकीर्तन शैली का जो विकास किया गया था। ठीक है, संकीर्तन शैली जो है वो संकीर्तन प्रथा, कीर्तन की एक शैली है संकीर्तन प्रथा की जो शुरुआत है वो चैतन्य महाप्रभु के ही द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रमुख संत और उनके जन्म स्थली को रिवीजन कर लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रमुख संत एवं उनके जन्म स्थली को जो है वो रिवीजन कर लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे कि शंकराचार्य का जन्म जो है शंकराचार्य, ठीक है, इनका जन्म जो है वो 708 ईस्वी के अंदर में हुआ था। 708 ईस्वी के अंदर में हुआ था। और जो कहाँ हुआ था? तो केरल के अंदर में हुआ था, कालाडी गांव के अंदर में, केरला के अंदर में हुआ था। केरल के अंदर में कालाडी गांव का नाम क्या था? कालाडी गांव। ठीक है, शंकराचार्य का जन्म 708 ईस्वी के अंदर में केरल के अंदर में कालाडी गांव के अंदर में हुआ था। जो प्रमुख संतों में से एक हैं रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य जो है संत रामानुजाचार्य, इनका जन्म जो है वो 1017 ईस्वी में हुआ था। 1017 ईस्वी के अंदर में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो जो हुआ था मद्रास के अंदर में पेरुम्बूर गांव में हुआ था। मद्रास के अंदर में हुआ था, पेरुम्बूर में हुआ था, पेरुम्बर के अंदर में हुआ था। ठीक है, जो हमारे अगले प्रमुख जो संत हैं वो हैं रामानंद। कौन है? रामानंद। जो रामानंद जो है संत रामानंद जो है उनका जन्म जो है वो 1368 ईस्वी के अंदर में हुआ है ना। और कहाँ हुआ है? तो हुआ है प्रयाग में हुआ। कहाँ हुआ था? प्रयाग के अंदर में हुआ। ठीक है, संत कबीर जो हैं वो संत कबीर का जन्म जो हुआ है वो 1440 ईस्वी के अंदर में हुआ है। 1440 ईस्वी के अंदर में हुआ है। और कहाँ हुआ है? तो संत कबीर का जन्म जो हुआ है वो बनारस के अंदर में हुआ है। वाराणसी के अंदर में हुआ है। ठीक है, संत कबीर। और जो अगले जो प्रमुख जो संत हैं वो गुरु नानक हैं। कौन है? गुरु नानक जो हैं उनका जन्म जो हुआ है वो 1469 ईस्वी के अंदर में हुआ है। 1469 ईस्वी के अंदर में किया गया है, जन्म हुआ है। ठीक है, और कहाँ हुआ है? तो पंजाब के अंदर में तलवंडी गांव में हुआ। पंजाब तलवंडी गांव के अंदर में हुआ है। ठीक है, और एक जो प्रमुख जो संत हैं वो हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास जो है एक संत थे भक्ति आंदोलन के टाइम में। उनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है 1532 ईस्वी के अंदर में हुआ है। और कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर में हुआ है। और बांदा जिला राजापुर गांव। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रमुख जो भक्ति मूवमेंट से संबंधित कुछ संत हैं जिनके जन्म स्थली और जो जन्म कब हुआ है वो डिस्कस कर लिए हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है इंटरनेट में जो है URL का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है?
तो URL का जो पूर्ण रूप होता है, जो फुल फॉर्म होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, जो है कंप्यूटर के फुल फॉर्म है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको जो है बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, ये जो है वो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट जो है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है वो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है टीसीपी। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी का फुल फॉर्म। फिर होता है आईपी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो आईपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जो अगला जो फुल फॉर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में आता है वो है HTTPS। इसका होता है फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, है ना, प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, HTTP अगर सिर्फ लिखा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर इसके साथ S लगा हो तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, फिर होता है एक होता है HTML का फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, वो होता है HTML का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है नेक्स्ट है वो है PDF। का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF। नेक्स्ट जो है वो JPEG जो फोटो होता है ना JPEG, उसी का JPEG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एक्सपर्ट ग्रुप क्या होता है? ग्रुप। ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो है वो है PNG। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। एक है GIF। क्या है? GIF का फुल फॉर्म भी पूछता है। GIF का जो मतलब होता है वो होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है? ग्राफिक्स GRAFICS ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट जो होता है GIF का फुल फॉर्म होता है। फिर होता है CD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, CD। एक होता है DVD का जो होता है वो फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, DVD का फुल फॉर्म होता है। एक होता है मेमोरी के अंदर में जो होता है HDD।
क्या होता है HDD, HDD। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है SSD। इसका होता है फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। लैन का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वैन का। फिर होता है VPN का जो फुल फॉर्म होता है VPN का फुल फॉर्म VPN का जो फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है वो है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और एक होता है DNS, इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। तो ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म है एग्जाम के अंदर में पूछे आ जाते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। इसको हम लोग रिवीजन कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक गैर दहनशील गैस जो है वो एक गैर दहनशील गैस कैसा है, तो गैर दहनशील गैस जो है जिसका उपयोग जो है हम लोग प्रशीतक, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, या इसको बोलते हैं आमतौर पर फ्रिज, ठीक है। फ्रिज के अंदर में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेऑन, ठीक है। फ्रेऑन जो है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर में जो है एक गैर दहनशील गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है फ्रिज को जो है वो ठंडा रखने में काम आता है, ठीक है। फ्रिज में जो है आमतौर पर जो है वो R134A, ठीक है, R600A और R401A जो है इस टाइप के जो है वो गैस का इस्तेमाल किए जाते हैं, जो क्या करता है जो है वो गर्मी को सोख करके ठंडक प्रदान करता है। फ्रिज को जो गर्मी को सोखता है, ठीक है, गर्मी को सोख कर जो है वो ठंडक प्रदान करता है फ्रिज को, ठीक है, और फ्रिज को जो है वो ठंडा रखता है। तो फ्रेऑन के अलावा जो है ये सब जो है वो भी एक जो है वो CFC गैस है, जिसके अंदर जो क्या काम करता है वो फ्रिज को जो है ठंडक प्रदान करता है, ठीक है। कौन सा R134A, R600A, R410A, ये सब जो है वो क्या है फ्रेऑन के जैसा ही एक जो है गैर दहनशील गैस है, जिसका इस्तेमाल जो है वो फ्रीजर के अंदर में जो है फ्रिज को ठंडा रखने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे वास्तुकार का राजा कहा जाता है, ठीक है। किसे जो है वास्तुकार का राजा कहा जाता है, हो जाएगा शाहजहां जो है वो मुगल वंश के 5वें सम्राट हैं। कौन से राजा हैं? 5वें सम्राट, ठीक है, 5वें नंबर के मुगल सम्राट हैं। कौन है? मुगल सम्राट हैं कौन? तो ये शाहजहां, ठीक है। शाहजहां के पिताजी का नाम जहांगीर है। क्या नाम है पिताजी का नाम? पिताजी है वो जहांगीर, ठीक है, पिता के नाम क्या है? जहांगीर है। और माता का जो नाम है वो माता जी हैं वो जगत गोसाई हैं। कौन है? जगत गोसाई, ठीक है। पिताजी कौन है? जहांगीर। और शाहजहां के माता जी कौन थे? तो हो जाएगा वो जगत गोसाई हैं, ठीक है। शाहजहां का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 5 जनवरी 1592 ईस्वी के अंदर में हुआ। 5 जनवरी 1592 1592 के अंदर में जो है वो शाहजहां के जन्म हुआ है, ठीक है। शाहजहां का बचपन का जो नाम है, इनके बचपन का जो नाम है वो खुर्रम है। खोजिए खुर्रम जो है वो शाहजहां का बचपन का नाम है, ठीक है। जो शाहजहां का जो विवाह हुआ है वो अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ है। किससे हुआ था? तो अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम से किया था, ठीक है। शाहजहां जो है विवाह किसके साथ किया था? तो अर्जुमंद बानो बेगम के साथ किया था, ठीक है। और शाहजहां ने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम को जो है वो मलिक ए जमानी की उपाधि दिया था। मलिक ए जमानी की जो उपाधि है वो अपनी बेगम जो है वो कौन थी? तो अर्जुमंद बानो बेगम को जो है वो मलिक ए जमानी की उपाधि
से नवाजा था। ठीक है, इनकी जो मृत्यु है, अर्जुमंद बानो बेगम की जो मृत्यु जो है वो 1631 ईस्वी के अंदर में प्रसव पीड़ा के कारण हो गई थी। ठीक है, जो अर्जुमंद बानो बेगम है इनकी जो मृत्यु है वो 1631 ईस्वी के अंदर में प्रसव पीड़ा के कारण हो गई थी। प्रसव पीड़ा के कारण जो है वो अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु जो है वो 1631 ईस्वी के अंदर में हो गई थी। ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा जो है वो ताजमहल का निर्माण, ताजमहल का जो निर्माण है शाहजहाँ के द्वारा उनकी बीवी जो है मुमताज़ के याद में जो है वो करवाया गया था। ठीक है, ताजमहल का जो रूपरेखा जो है वो उस्ताद ईसा के द्वारा जो है वो क्या किया गया था, तो ताजमहल का रूपरेखा तैयार किया गया था। रूपरेखा जो है वो ताजमहल का डिज़ाइन जो बोलें वो कौन तैयार किए थे, तो उस्ताद ईसा के द्वारा जो है वो ताजमहल का जो है रूपरेखा तैयार किया गया था। तथा उस्ताद अहमद लाहौरी जो है वो ताजमहल का निर्माण करने वाला वो कलाकार था। कौन सा था, ताजमहल का जो निर्माण कौन किया था, तो हो जाएगा उस्ताद जो है अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी जो है वो ताजमहल का निर्माण किया था। ठीक है, और डिज़ाइन कौन तैयार किया था, रूपरेखा, तो हो जाएगा उस्ताद ईसा ने ताजमहल का जो है वो रूपरेखा तैयार किया था। ठीक है, मयूर सिंहासन जो है वो मयूर सिंहासन बेबाक खां के द्वारा जो है वो शाहजहाँ ने ही बनवाया था। ठीक है, मयूर सिंहासन जो है वो शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था और उसको बनाया कौन था, तो बनाया था बेबादल खां जो था वो मयूर सिंहासन का मतलब वो वास्तुकार कह सकते हैं या मतलब वो उसको बनाने वाला कह सकते हैं, जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद शाहजहाँ के शासनकाल को जो है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल को है ना क्या कहा जाता है, तो स्थापत्य कला का जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इनके काल में यानी शाहजहाँ के शासनकाल में बहुत सारे जो है अलग अलग टाइप के जो है वो स्थापत्य कृतियाँ बनाई गई। ठीक है, उनमें से जो प्रमुख है जो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है जो है स्थापत्य जो इमारतें हैं उनमें से जो प्रमुख हैं वो है दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला। ठीक है, और क्या बनाया गया शाहजहाँ के द्वारा, तो दीवाने आम हो गया, फिर दीवाने खास हो गया, दीवाने खास वो भी जो है शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। फिर जो है दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली के अंदर जो है वो मस्जिद जो है वो भी शाहजहाँ के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ठीक है, उसके बाद ताजमहल भी बनाया गया था, ताजमहल। ठीक है, उसके बाद लाहौर के किला के अंदर में शीश महल। ठीक है, शीश महल कहाँ बनाया गया था, तो लाहौर के किला के अंदर जो शीश महल है वो जो है शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया प्रमुख स्थापत्य कृतियों में से एक है। ठीक है, आगरा के जामा मस्जिद के अंदर में आगरा का जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहाँ की जो पुत्री है वो जहाँ आरा के द्वारा करवाया गया था। आगरा के अंदर में जो है वो जामा मस्जिद का निर्माण, जामा मस्जिद जो है उनकी पुत्री जहाँ आरा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा के द्वारा जो है वो आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। ठीक है, शाहजहाँ के शाहजहाँ के टाइम में जो प्रमुख जो चित्रकार हैं वो कौन कौन हैं, तो मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। कौन कौन है जो प्रमुख जो कौन है वो चित्रकार कौन कौन से हैं, चित्रकार जो हैं वो मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम जो है वो प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, और कुछ कवि भी पाए गए हैं जिनका संस्कृत कवि जो हैं उनका नाम है वो है बंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र। कौन है, बंशीधर मिश्र और हरि
नारायण मिश्र, ठीक है, हरि नारायण मिश्र, ठीक है, जो कि एक संस्कृत कवि थे, जो कि वो शाहजहाँ के टाइम पर ही थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या बोल रहा है, भारत के महान्यायवादी का पारिश्रमिक जो है, पारिश्रमिक का मतलब होता है वेतन, जो है कौन निर्धारित करता है। तो भारत के महान्यायवादी का जो वेतन है या पारिश्रमिक है वो जो है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो निर्धारित किया जाता है, ठीक है। भारत का जो महान्यायवादी है उसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अंदर में अनुच्छेद 76 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 76 के अंदर में महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है, ठीक है। तो भारत सरकार का पहला जो विधि अधिकारी होता है वो भारत का महान्यायवादी ही होता है, ठीक है। आर्टिकल 88 के अंदर में यह बताया गया है, आर्टिकल 88 के अंदर में यह बताया गया है कि महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है, न तो संसद का सदस्य होता है, और न ही मंत्रिमंडल का, और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह फिर भी किसी भी सदन या उसकी समितियों में बोल सकता है, लेकिन किसी भी सदन या उसकी समिति में भी बोल सकता है कि जो महान्यायवादी जो है न तो किसी सदन का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का, लेकिन वह किसी भी सदन या उससे जुड़ी समिति में बोल सकता है, परंतु मत देने का अधिकार उसके पास नहीं होता। मत देने का जो अधिकार है उसके पास यानी महान्यायवादी के पास नहीं होता है, जो आर्टिकल 88 मतलब बताता है, ठीक है। इसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है, ठीक है। महान्यायवादी को जो है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के अंदर जो है न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है, ठीक है। किसको? तो महान्यायवादी को जो है वो भारत के अंदर राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय के अंदर सुनवाई का अधिकार होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कैंसर रोकथाम के लिए है ना जो है प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो 7 नवंबर को मनाया जाता है। कैंसर दिवस ये क्या होता है? विश्व जो है वो कैंसर दिवस होता है। उसको कब मनाते हैं? तो हर एक साल जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता जो दिवस है वो जो है वर्ष 2014 से मनाया जा रहा है। वर्ष 2014 से इसको जो है मनाना शुरू किए हैं 7 नवंबर को, वर्ष 2014 से मनाया जा रहा है, ठीक है। हर एक साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं और पूरा विश्व भर में कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो दिवस जो है एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पहला है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व जो है वो स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर मलेरिया दिवस जो है मलेरिया जो दिवस है वो मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस जो है विश्व क्षय रोग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो क्षय रोग दिवस जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को जो है विश्व क्षय रोग दिवस जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। एड्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। उसी तरह से विश्व मधुमेह दिवस जो है मधुमेह जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो मधुमेह दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मधुमेह दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस जो है डे जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट हैं वो जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इस वजह से है इनको जो हम लोग रिवीजन कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जेट वायुयान उड़ान भरने के लिए वायुमंडल की निम्न में से कौन सा परत जो है आदर्श माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संताप मंडल, ठीक है।
वायुयान के उड़ान भरने के लिए जो है वो समताप मंडल जो है वो आदर्श माना जाता है। ठीक है, वायुमंडल के अंदर में टोटल जो है वो 5 जो है वो लेयर पाए जाते हैं, 5 लेयर। ठीक है, 5 परत पाए जाते हैं वायुमंडल के। ठीक है, वो पाँचों परत कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो क्षोभ मंडल है, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। दूसरा जो है वो है समताप मंडल, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, और तीसरा जो है वो है मध्य मंडल, जिसको बोलते हैं मीजोस्फियर। ठीक है, और चौथा जो है वो है आयन मंडल, जिसको बोलते हैं आयनोस्फियर। ठीक है, और पाँचवा जो है वो है बहिर्मंडल, जिसको बोलते हैं इग्जोस्फियर। तो वायुमंडल के अंदर में जो है वो 5 प्रकार के परत पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और इग्जोस्फियर। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल का बात करें तो क्षोभ मंडल जो है वो नीचे से इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 13 किलोमीटर है। लगभग कितना है? 13 किलोमीटर है। लेकिन विषुवत रेखा और जो है वो ध्रुवों पर इसकी जो लंबाई है वो अलग अलग होती है। ध्रुवों के ऊपर इसकी जो चौड़ाई है, क्षोभ मंडल की चौड़ाई 8 किलोमीटर तक है। ध्रुवों पर जो है वो ये 8 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन विषुवत रेखा के ऊपर जो है वो लगभग 18 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 18 किलोमीटर जो है वो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है। ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर जो है वो 13 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर, और ये विषुवत रेखा के ऊपर जो है वो कितना है? तो 18 किलोमीटर है। और इसे एवरेज मतलब मोटा मोटी बात करें तो जो क्षोभ मंडल का जो लेयर का जो मोटाई है वो नीचे से जो है वो जहाँ से शुरुआत होता है वायुमंडल का लेयर, वहाँ से जो है लगभग 13 किलोमीटर है। ठीक है, क्षोभ मंडल के अंदर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान में गिरावट आती है। ठीक है ना, और 1 किलोमीटर के अंदर में जो है 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तापमान के अंदर में गिरावट आती है। ठीक है, जो प्रमुख जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल वर्षा, ये सब जो होता है, बादल का आना बरसना, है ना, ये जो वायुमंडलीय घटना होती है ना, जो है वो क्षोभ मंडल के ही अंदर में होता है। ठीक है, इस मंडल को, क्षोभ मंडल को जो है वो संवहन मंडल भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? संवहन मंडल भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, समताप मंडल। अब दूसरा जो है मंडल वो कौन सा मंडल है? वो है समताप मंडल। समताप मंडल के बारे में जानते हैं। समताप मंडल जो है इसकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर ऊंचाई तक के है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ना, वो जो है वो समताप मंडल पाया जाता है। ठीक है, समताप मंडल पाया जाता है। इसमें जो है कोई किसी भी प्रकार की जो है मौसमी घटनाएं नहीं होती है। मौसमी घटनाएं जो है वो मौसमी घटनाएं किसी टाइप का जो नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर में समताप मंडल के ही अंदर में जो है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में ही पाया जाता है। ओजोन परत की जो मोटाई है, ओजोन की जो मोटाई जो है वो डॉब्सन यूनिट में मापा जाता है। डॉब्सन यूनिट के अंदर में मापा जाता है। ओजोन परत की जो मोटाई या ऊंचाई जो भी बोलें वो डॉब्सन यूनिट के अंदर में मापा जाता है। ठीक है, और यह जो है ओजोन परत जो है समताप मंडल में लगभग 32 से लेकर के 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका जो फैलाव है समताप मंडल में जो है वो 32 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर तक जो है वो जो है ये ओजोन परत का जो है ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, और ओजोन परत की मोटाई को जो है किस तरीके से नापते हैं? तो डॉब्सन यूनिट के अंदर में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा परत है वायुमंडल का वो है मध्य मंडल जो है इसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, इसका जो ऊंचाई है या मोटाई जो है मध्य मंडल का जो है ना, जिसको मीजोस्फीयर बोलते हैं, वो लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो मध्य मंडल फैला हुआ है। ठीक है, अगला जो परत है उसको बोलते हैं आयन मंडल। क्या बोलते हैं उसको? आयन मंडल को जो अंग्रेजी में बोलते हैं आयनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर कहा जाता है आयन मंडल को अंग्रेजी में। ठीक है, मध्य मंडल के ऊपर में 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह इसका जो फैलाव है वो लगभग 400 किलोमीटर जो है तक फैला हुआ है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल जो है वो 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, इसमें जो है विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। आयन मंडल के अंदर में जो है वो विद्युत जो है आवेशित कण पाए जाते हैं। ठीक है, इसी मंडल की उपस्थिति के कारण जो है हम लोग जो है वो रेडियो टीवी रडार है ना, रेडियो या टेलीविज़न इत्यादि को जो है वो हम देख पाते हैं। ठीक है, संचार उपग्रह जितना भी होते हैं है ना, वो सब कहाँ स्थित होते हैं?
तो सब के सब जो है आयन मंडल के अंदर में ही उपस्थित होते हैं, ठीक है। और जो सबसे लास्ट जो मंडल है, जो सबसे बाहर वाला जो मंडल है, उसको बोलते हैं बाह्य मंडल, बाह्य मंडल, या उसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर, ठीक है। जो है इसकी कोई जो है, इसका जो है वो कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसकी जो कोई निश्चित सीमा नहीं है, निश्चित सीमा जो है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। यही जो है 5 प्रकार के जो है वायुमंडल के परत हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बाकी का जो क्वेश्चन है, जो बचा हुआ क्वेश्चन, जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा हो, तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और थोड़ा बहुत जो नॉइज़ का प्रॉब्लम जो हो रहा है कुछ दिनों से, वो कुछ थोड़ा दिन के अंदर में जो है वो ठीक होने वाला है, क्योंकि हम एक नया माइक ऑर्डर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते रहिए मेरा वीडियो और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।